ओके, हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग में तो कोई इशू नहीं है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर, मैंने देखी हुई उसको। ओके। ओके, वो जो बुक आपने मुझसे कहा था वो मैंने शेयर कर दी है। मेरे ख्याल में आज वो अपलोड हो जाएगी, उसका डाटा वगैरह भी। अच्छा जी, Hilarion- इंशाल्लाह सॉल्यूशन के साथ जी जी, जी। सोल्यूशन के साथ है वो। वाह, अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। ठीक है जी। सो वो इस तरह से सॉल्यूशंस के साथ मेरे पास बहुत बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइक ऑपरेशनल सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, लाइक ताहा जी की भी जी मेरे पास पड़ी हुई है। फिर एक बुक है अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस, उसकी भी पड़ी हुई है। फिर एक क्वांटिटेटिव की बुक्स पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली उसमें ओआर की टेक्निक्स ही हैं जो अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ाई जा सकती हैं। जी जी। अच्छा जो हिलियर एंड लिबरमैन वाली है वो तो लोग मास्टर्स में भी पढ़ाते हैं, इवन पीएचडीज में भी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, सही सही। ओके, सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, बेसिकली नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है कि ऑफ कोर्स जिस तरीके से हमने लीनियर या इंटीजर प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, आइदर इट कुड बी अ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन या मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। जी जी सब्जेक्ट टू वी हैव सम कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये मैं कंस्ट्रेंट्स लिख रहा हूँ। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ दिस। सो बेसिकली जब मैं इसको ओमेगा को फिजिबल रीजन कह रहा हूँ, सो इट मीन ये फिजिबल रीजन कैसे है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के जरिए आया है। ठीक है। अच्छा तो वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आइदर इट कुड बी अ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर है मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू वी हैव सम कंस्ट्रेंट। ओके, अब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, लीनियर में क्या होता था कि ऑफ कोर्स कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आपकी कंस्ट्रेंट्स दोनों की दोनों लीनियर होना कंपलसरी थी। जी जी। जबकि जबकि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में ये कंपल्शन नहीं है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली आपका आइदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट में से कोई एक जो है वो नॉन लीनियर होना जरूरी है। बाकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर हो सकता है, बट कोई एक कंस्ट्रेंट मस्ट बी नॉन लीनियर हो, या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर हो बट कंस्ट्रेंट्स लीनियर हो जाए। ठीक है। तो आपकी कोई ना जी कोई जो चीज है वो नॉन लीनियर होनी चाहिए, तो उसको हम फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, अब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अनकंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग, अच्छा अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड अदर वन इज अ कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। अनकंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मीन कि आप किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज तो करना चाह रहे हो, बट देयर इज नो कंस्ट्रेंट उस प्रॉब्लम की। ठीक है। जबकि कंस्ट्रेंट नॉनलीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली वी हैव सम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आइदर इट इज वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, बट वी हैव सम कंस्ट्रेंट्स एज वेल। क्लियर। सही। ओके, अब जब हम कंस्ट्रेंट नॉनलीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट नॉनलीनियर प्रोग्रामिंग में भी कि आपके पास तमाम की तमाम जो कंस्ट्रेंट्स है वो लीनियर हो, तो उसको हम कह देते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट नॉनलीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मीन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है बट कंस्ट्रेंट सारी की सारी लीनियर है। और आइदर इट कुड बी कि आपके पास क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है बट कंस्ट्रेंट सारी की सारी लीनियर है। और आइदर इट कुड बी अ कन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। ये कन्वेक्स क्या होता है इसको हम आज काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जस्ट माइंड में रखिएगा कि कन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स के जरिए जो फिजिबल रीजन बने वो सारी की सारी कन्वेक्स फंक्शंस होने चाहिए। अब ये कन्वेक्स फंक्शन क्या है, तो ये भी हम बात करते हैं। और इसी तरीके से नॉन कन्वेक्स, सो कन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स जो है वो आप कह लें एक दूसरे के ऑपोजिट है। कि नॉन कन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कब होगी, जब आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो नॉन कन्वेक्स होगा। क्लियर। सही सो जी। द मेन थिंग इज कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आप कह सकते हो इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, बट लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स दोनों की दोनों लीनियर होना कंपलसरी थी। बट जबकि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि आपके पास जो है वो कोई एक चीज जो है वो नॉन लीनियर होना कंपलसरी है। अब फिर नॉन लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो इन जनरल, सो ये मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव से लिख रहा हूँ
कि वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी हैव कंस्ट्रेंट्स, एंड ऑब्वियसली ये हमारे पास कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें वी हैव n cn वेरिएबल्स, क्योंकि Rn का मतलब होता है n वेरिएबल्स, n dimensions, ठीक है, n dimensions मीन n वेरिएबल्स, एंड वी हैव m कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स मीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट जो है वो नॉन लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और किस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती है, और इसी तरीके से कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, सॉरी अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। mesela अनकंस्ट्रेंट जैसे एग्जांपल या मैं शो कर रहा हूँ अनकंस्ट्रेंट फैसिलिटी लोकेशन। ओके, फैसिलिटी लोकेशन से क्या मुराद है कि आपने वेयर हाउसेस की एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या सिटीज की एलोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रॉब्लम ये है कि वी हैव एन, अ फर्म हैज एन वेयर हाउसेस, और हर वेयर हाउस की हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स एक्स आई और वाई जे के परस्पेक्टिव, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड वी वांट टू मिनिमाइज दैट डिस्टेंस, ठीक है जी। ओके, अब इस तरह के प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट जो है वो हम अगर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो हम इक्लूडियन डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इक्लूडियन डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप उसका डिस्टेंस लेना चाह रहे हो उसका आपस में डिफरेंस लेके स्क्वायर कर लेते हो और उसको सम कर लेते हो और स्क्वायर रूट, ठीक है। सो दिस इज बेसिक द फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। हकीम भाई, ये क्वेश्चन था मेरा कि इसमें आपका सॉरी कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने कहा ना अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर। सो हम सिर्फ और सिर्फ इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, वी डोंट हैव एनी कंस्ट्रेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, इसी प्रॉब्लम को आप लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इक्लूडियन डिस्टेंस के अंदर आप पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्ट बेसिकली फाइंड आउट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल शो करूं कि हम पॉइंट पी, कर्सर मेरा नजर आ रहा है ना आपको? कर्सर नहीं। ओ अच्छा, चले, बहरहाल ये जो पॉइंट पी है, अगर मुझे इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी के दरमियान, कि पी का डी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो इक्लूडियन डिस्टेंस के मुताबिक क्या होगा, हम पी से डायरेक्ट यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी तरीके से भी हम बेसिकली डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो और उस डिस्टेंस को हम जो है वो सब फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि इसी प्रॉब्लम को आप लीनियर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी फार्मुलेट कर सकते हो। उसमें यूज किया जाता है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है ना, उसमें आप डायरेक्ट नहीं करते हो बल्कि आप मूव कर सकते हो आइदर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, ठीक है। आइदर हॉरिजॉन्टली या फिर, तो इसमें हम किसी भी उसमें मूव कर सकते हैं ये? बिल्कुल, बस आपने डी की तरफ जाना है तो मैं पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर जाऊं और फिर मैं देखूं कि किस पॉइंट से मैं वर्टिकली मूव करूं कि मैं डी पॉइंट पे पहुंच जाऊं, सही, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसको फिर आप लीनियरली फॉर्मुलेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे डिस्टेंस को हम कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। जबकि जो इक्लूडियन डिस्टेंस के जरिए अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बन जाएगी, ओके। लाइक इस केस में तो जैसे मैं P से A का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास A की जो पॉइंट दिया गया दैट इज 8 and 2, at x axis that is lying at 8, at y axis that is lying 2, that is the coordinates, ठीक है। इसी तरीके से मैं B C D के लिए उनके उन पॉइंट्स का डिस्टेंस। So this is the example of what? This is the example of unconstrained nonlinear programming, and our objective is we want to minimize this total average distance. ठीक, बिल्कुल ठीक है। Okay, now we are come to what is a constrained nonlinear programming क्या होती है। यहाँ पे अगर आपको याद हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने कोई एग्जांपल डिस्कस की होगी प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम की, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोडक्ट मिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो मॉडल जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग बन रहा होता है, जबकि
अगर हम प्रोडक्ट मिक्स को विद प्राइस इलेक्ट्रिसिटी देख लें, ठीक है, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, मीन डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ऑब्वियसली वी जी नो दैट कि जो डिमांड फंक्शन होता है दैट इज डिपेंड ऑन प्राइस। प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। सो वो फंक्शन बेसिकली पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन, और यू कैन से डिमांड फंक्शन। सो आपके पास क्या है कि जो पी ऑफ एक्स बन जाएगा दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट, वो बन जाएगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। जबकि जो पी ऑफ एक्स है इसके अंदर इटसेल्फ एक्स की क्वांटिटी मौजूद होगी, इसको जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। हकीम भाई मुझे इन एब्रिविएशंस की मतलब रियल उसमें समझ नहीं आ रही क्या, ये मतलब क्या शो कर रहे हैं? एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि हम कितने ठीक, यूनिट प्रोड्यूस करें, ठीक है जी। जी ओके, जी जी। पी ऑफ एक्स, जो स्मॉल पी ऑफ एक्स, ये जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट को, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस स्मॉल पी ऑफ एक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन, अच्छा जो कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ये बराबर होता है ए माइनस बी एक्स के, ठीक है। ठीक है। ए कांस्टेंट है, बी आपके पास स्लोप है, एक्स जो है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ठीक। ठीक है। और क्योंकि बी आपकी स्लोप है सो दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी उसका प्राइस के साथ उसका लिंक अप है, ठीक। ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे तो एक के परस्पेक्टिव से कह रहे थे, तो अगर हमारे पास एन प्रोडक्ट है तो हम इस एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ठीक। ठीक है। एंड वी हैव जे रिसोर्सेज, बीजे इज द रिसोर्सेज, ठीक। ठीक है। ए आई जे का मतलब ये है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आई का प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जे के हमें रिक्वायर्ड है, कितने, ठीक है जी। ठीक है जी, दैट इज ए आई जे। एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट, ठीक है। ठीक। और वी नो दैट कि ये इस वक्त ये जो फंक्शन है वो नॉन लीनियर बन रहा है, ठीक। ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड विच इज द नॉन लीनियर फंक्शन, एंड वी हैव द कंस्ट्रेंट विच इज द लीनियर कंस्ट्रेंट, अच्छा कंस्ट्रेंट भी है जी, ठीक हो ठीक है। गया। सो हमारे पास बट इट्स अ कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, बट अगेन इट्स अ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग विद लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा नॉन लीनियर है बट कंस्ट्रेंट्स जो है वो लीनियर है, लीनियर है, ठीक है। इज इट क्लियर? सो अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? जी, अनकंस्ट्रेंट जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो, कंस्ट्रेंट जिसमें आइदर एक चीज नॉन लीनियर होगी, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट। बिल्कुल, और उसकी हमने एक एक एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। ओके, अब जब हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो लाइक द लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप सॉल्व करते हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन था वो हमेशा जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता था, मीन वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लाई करता है इसके फिजिबल रीजन, ठीक जी जी। ठीक है। जबकि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉन लीनियर, वी डोंट नो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्या वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, क्या वो बाउंड्रीज के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, क्या वो इंटीरियर्स में एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो मैंने तीन वर्ड्स यूज किए हैं, क्या वो बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन एग्जिस्ट करेगा, क्या वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, या इंटीरियर करेगा, ये क्या है ये मैं डिस्कस भी करता हूँ। बट लीनियर प्रोग्रामिंग में वी नो दैट कि एवरी टाइम द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑलवेज लाई एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जी। लेकिन नॉन लीनियर में यही बड़ा मसला है कि हमें पता ही नहीं होता कि सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, द सेकंड बिग प्रॉब्लम विद द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग इज, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। ग्लोबल ऑप्टिमम से मुराद ये लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, तो इट मीन जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास आया है
उस सॉल्यूशन के अलावा कोई और वैल्यू भी अगर आप यूज करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं हो सकती। ठीक है, सही। ठीक है। जबकि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंचे हो या आप ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंचे हो। मीन जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया क्या वो लोकल ऑप्टिमम है या ग्लोबल ऑप्टिमम, यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि इसमें वी कांट से कि ये जो है वो ये वाला जो सॉल्यूशन है यही बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। वन इज कि क्या सॉल्यूशन जो है वो ग्लोबल ऑप्टिमम है या नहीं है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अब ये लोकल ऑप्टिमम क्या होता है और ग्लोबल ऑप्टिमम क्या होता है। ठीक है, ओके। सो लोकल ऑप्टिमम से हम क्या मुराद लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन भी मेंशन है कि इन अ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग अ लोकल मिनिमम इज नॉट ऑलवेज अ ग्लोबल मिनिमम। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ग्राफ को देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और हमारे पास ये जो कर्व की फॉर्म में आ रहा है ये zigzags है, ये फंक्शन है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, और इसके अंडर जो सारे का सारा रीजन है दैट इज अ फिजिबल रीजन। अच्छा, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो मेन पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, एक x1 है, x2 है, x3 है, एक हमारे पास x स्टार है और एक हमारे पास x4 है। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम देखें लोकल मिनिमम क्या होता है, तो लोकल मिनिमम मीन लाइक जैसे फॉर एग्जांपल x1 जो है दैट इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक, ओके। अब लोकल मिनिमम की डेफिनेशन क्या है, ऐसा पॉइंट जिसके वेरी नियर पॉइंट्स जो है वो उससे बड़े हो, मीन उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो बड़ी, वो ऐसा पॉइंट हो जो कि अपने जो वेरी क्लोजेस्ट पॉइंट है उनसे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो। लाइक द प्रॉपर डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं कि x इज अ लोकल मिनिमम इफ उस पॉइंट पे जो x पॉइंट है f ऑफ x की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो किससे, f ऑफ y से। अब ये y क्या है, विच इज क्लोजेस्ट टू द x पॉइंट। ठीक है जी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद एप्सिलॉन साइन। वो नेगेटिव के साथ भी है पॉजिटिव के साथ भी है। इसका मतलब है ये जो x1 है, अब ये एप्सिलॉन साइन का मतलब ये है कि इसके जो आगे और पीछे दोनों क्लोजेस्ट पॉइंट है उनसे ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? भाई इसको प्रैक्टिकली कहीं देख सकते हैं आप, मतलब जनरली आप देखो कि आपके पास जो सारी की सारी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस है वो नॉन लीनियर होते हैं। साइन ऑफ एक्स क्या है जी, नॉन लीनियर। कॉज ऑफ एक्स क्या है, नॉन लीनियर। अब अगर हम वेव्स देखें, जो हमारे पास वेव्स आती हैं रेडियो वेव्स, वो क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, हार्ट बीट जो है वो नॉन लीनियर है। सही, ठीक है, लीनियर हो जाए तो बंदा मर जाता है। अच्छा, सही सही। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर की फॉर्म बन रही है। इज इट क्लियर लोकल मिनिमम क्या होता है? जी, ओके। अब ग्लोबल मिनिमम क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, सो अगेन एक और चीज जो लोकल मिनिमम के अंदर है कि हमारे पास एक फंक्शन के मल्टीपल लोकल मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ग्लोबल मिनिमम क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिससे आपके पास अदर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू से बड़ी ही हो। ठीक है, मीन उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम हो। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक्स स्टार शो हो रहा है। अच्छा, ठीक जी। ठीक है जी, सो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके अगेंस्ट आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट्स के कंपेयर से सबसे कम होगी। ठीक है, सो दिस इज अ ग्लोबल मिनिमम। बट क्वेश्चन ये रेज होता है, हाउ वी कैन मेक श्योर कि ये जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है ये लोकल मिनिमम है या ग्लोबल। ठीक है, तो अभी तक
कोई भी एफिशिएंट मेथड नहीं डेवलप हुआ। डिफरेंट मेथड्स हमारे पास हैं बट कोई भी एफिशिएंट मेथड अवेलेबल नहीं है। जैसे वन ऑफ मेथड इज अ ग्रीडी सर्च, ठीक है। ग्रीडी सर्च का बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। ग्रीडी सर्च का बेसिक आइडिया ये होता है कि हम रैंडमली किसी एक फिजिबल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी जी, और हम मूव करते जाते हैं। मीन हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो वेरी नियर पॉइंट्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते रहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज को उस पर्टिकुलर पिछले पॉइंट से। अगर तो वैल्यू कम होती जा रही है तो हम आगे मूव करते चले जाएंगे, जैसे वैल्यू बढ़ती है हम स्टॉप कर देंगे। सही, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ग्रीडी सर्च से पॉसिबिलिटी ये है कि माइट बी पॉसिबल कि हम लोकल मिनिमम पे ही स्टॉप कर जाएं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट की है, मीन x1 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लेफ्ट साइड से, जी जी, तो अगर मैं जैसे वन बाय वन करते हुए अगले पॉइंट को पिछले पॉइंट को के कंपेयर करता रहूंगा तो मैं कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं x1 पे पहुंचूंगा, ठीक है, और मैं अगले पॉइंट को जब कंपेयर करूंगा x1 से तो आई विल फाइंड कि x1 के अकॉर्डिंगली मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे कम आ रही है, ठीक है। इट मीन मैं आगे मूव ही नहीं कर सकूंगा, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि यही मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, जबकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि वही ऑप्टिमम या ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो। सही, जी जी, ठीक है। सो दैट इज अ वन डिफिकल्टी कि आपके पास क्योंकि लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमम है, सो वी कांट डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है जी। ठीक। नंबर टू क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जनरली हम अपने फिजिबल रीजन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज अ बाउंड्री पॉइंट्स, another is a extreme points, the third one is a interior points. ओके जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा था कि आपके पास एक फिजिबल रीजन बनता है, ठीक है जी जी, और वो फिजिबल रीजन क्या था, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के जरिए बनता था। अगर तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली उन लाइंस के ऊपर आ जाए, ठीक है, वो जो कंस्ट्रेंट्स वाली लाइन होती है, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है जी। और जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है जी, एक्सट्रीम पॉइंट। और इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो फिजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं। जी ठीक है, ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि हमारे पास जो हमेशा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता था वो कहाँ पे आता था, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आता था, मीन कॉर्नर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। जी जी, ठीक है। जबकि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाउंड्री पॉइंट पे हो, मे बी वो एक्सट्रीम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, मे बी वो इंटीरियर हो। सो वी डोंट नो वेयर द सॉल्यूशन इज लाइंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है कि मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूं और मेरा फंक्शन क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, सब्जेक्ट टू मेरी कंस्ट्रेंट के x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर, ठीक, नॉन लीनियर आ गया। सो मैंने जब इसका फिजिबल रीजन ड्रॉ किया है x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो मेरा जो फिजिबल रीजन है वो क्या है कि x पे भी 4 और y पे भी 4, तो ऊपर वाला ये जो डार्क शेडेड ग्रे कलर है ये मेरा फिजिबल रीजन है। अच्छा सही है। कि भाई ये किस तरह बनाया, मतलब ये कैसे बनाया, एक आपको ये नजर आ रही है लाइन? जी अब नजर आई, जी जी, ठीक है, ये रेड लाइन है, ठीक है जी जी okay, जी, अगर मैं कंस्ट्रेंट को अब ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, सो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज एग्जैक्टली, माय, जी, यू कैन से दिस इज x2, x2, दिस इज x1, ठीक है जी। x1, ठीक, जी जी, ओके, जब x1 0 है तो x2 की वैल्यू क्या है, 4, 4, जी जी, ठीक है, और जब x2 0 है तो x1 की वैल्यू क्या है, 4, 4, जी, ठीक है जी। ओके, और अब हम अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये एक लाइन बन गई,
बिल्कुल ठीक। जी जी। अब कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जी 4 तो इट मीन मेरे पास ये आउटसाइड। सारे का सारा आउटसाइड रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। ओके, अब मैंने ये देखना है, मैंने अब अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ड्रॉ करना है। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, बेसिकली ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन नहीं है विद रीजन 0। जी 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 ठीक है ना, ये एग्जैक्टली जी। सर्कल की इक्वेशन है ना विद रीजन 0। और जी जी ठीक बिल्कुल। है, सो मैं क्या करूंगा, x1 x2 जब 0 0 तो ऑब्वियसली मेरा ये पॉइंट है। ठीक है, जब जी x1 ठीक। भी 0 है और x2 भी। अब इसी तरीके से जी मैं जब x1 1 और x2 1 करता हूं तो मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। 2 जी करता हूं, सो मैं 1 बाय 1 करते हुए इसको यूं मूव करता रहूंगा। क्लियर। ठीक। जी जी जैसे ठीक। ही मेरा सर्कल मेरे इस रीजन को कट करेगा या टच करेगा, जी जी ठीक है, जिस पॉइंट पे टच करेगा इट मीन वो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक हो गया बिल्कुल। क्लियर। जी सो बेसिकली मेरे पास इस पॉइंट पे 2 पे जाके ये कट हो रहा है। ठीक है, सो अब ये जो 2 है क्या ये एक्सट्रीम पॉइंट है? नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो 2 जो है दैट इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, बल्कि ये एक बाउंड्री पॉइंट है। जी बाउंड्री पॉइंट बिल्कुल। ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स कि हमारे पास ये एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि हमारा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो मे बी एक्सट्रीम पॉइंट पे लाई करो उसका सोल्यूशन, मे बी एक्सट्रीम बाउंड्री पॉइंट पे, मे बी इंटीरियर, सो वी डोंट नो। ठीक जी बिल्कुल। ओके, अब हम इसी की डिफरेंट एग्जांपल देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकल मिनिमा, ऑप्टिमम मिनिमा और बाउंड्री पॉइंट्स पर्सपेक्टिव से, मेनली बाउंड्री, एक्सट्रीम, इंटीरियर। लाइक जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है जी और तमाम की तमाम कंस्ट्रेंट्स लीनियर है। सो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो तो तो हमारे पास आ गया बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, जी जी अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है। तो आप x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हो, so हमारा क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इट मीन ये कुछ इस तरह के ग्राफ बनेगा। ठीक ठीक। है, तो इट मीन जिस पॉइंट पे, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो हम ओरिजिन से अपर साइड की तरफ मूव करेंगे। एग्जैक्टली जी जी। ठीक है, सो जैसे ही आपका जिस पॉइंट पे कट कर है वो आपका ऑप्टिमम पॉइंट होगा। तो अगेन राइट नो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है। सही जी जी। So, इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट नॉन लीनियर है बट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है, अगेन पॉइंट बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा है। जी सही। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्टिमम पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट पे लाए। एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक जी है, बट जी। यहाँ पे ये ग्लोबल ऑप्टिमम है 0 7 पे, जबकि 4 3 पे लोकल मिनिमम, सॉरी ठीक। मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, सही। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इंटीरियर में ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक। क्लियर। जी जी। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि नंबर 1 हमने देखा कि वी डोंट नो वेदर वी गेट द लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन और द ग्लोबल मीन, सो ऑब्जेक्टिव इज वी वांट टू फाइंड आउट द ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बट वी डिडंट एबल कि क्या वो एग्जैक्टली ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंटीरियर पे कर रहा है, वो बाउंड्री पॉइंट पे कर रहा है या एक्सट्रीम पॉइंट पे कर रहा है। क्लियर। ठीक। जी जी। सो अब हमारे लिए जो आप कह ले कि आसानी पैदा हो सकती है वो क्या है, ये वही जो भी मैं बात करके हटा हूं कि वी हैव टू वी वांट अ कंडीशन दैट द लोकल मिनिमम इज ऑलवेज ग्लोबल मिनिमम, कि कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो हमारे पास लोकल मिनिमम सॉल्यूशन आया है कि वही बेसिकली ग्लोबल मिनिमम सॉल्यूशन हो। सही। ठीक है, द सेकेंड इज वी वांट अ कंडीशन के जो एक्सट्रीम पॉइंट हो वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो, हमें बाकी पॉइंट्स को टच ना करना पड़े। ठीक है। ठीक है जी। सो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है विच इज कन्वेक्स एनालिसिस। ठीक है, अच्छा।
कन्वेक्स एनालिसिस किस तरीके से है कि अगर आपका फिजिबल रीजन कन्वेक्स है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कन्वेक्स है, सो डेफिनेटली हम इन दोनों चीजों को फिर गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स में क्या होता है कि आपके पास जो लोकल मिनिमम पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली हमें मिल रहा होगा, ठीक है, और जबकि जो मैक्सिमम है वो हमें कनकेव में मिल रहा होगा, कनकेव जो फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये कन्वेक्स क्या है, कनकेव क्या है, उसको हम देख रहे हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? जी जी ओके। सो कन्वेक्स एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम दो चीजों को देखेंगे। वन इज अ कन्वेक्स सेट। सो जब आप सेट कह रहे हो इट मीन आप डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द या फिजिबल रीजन की आप बात करते हो बेसिकली। इसी तरीके से कन्वेक्स फंक्शन की हम बात करेंगे। सो कन्वेक्स सेट हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि लेट जो एस है वो है एलिमेंट ऑफ आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि एस एक सेट है या आप कह ले कि एक फिजिबल रीजन है, ठीक है, जी जी जो कि सब सेट है आर। आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है टू डिमेंशन, ठीक है, टू डिमेंशनल रीजन। टू जैसे हम बनाते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जी जी एक सेकेंड, लाइक जैसे ये मैंने क्या बनाया है, ये टू X and Y डिमेंशन, axis. दिस इज बेसिकली जी टू आर, डायमेंशन ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर। जी ओके, सो अब मेरे पास जो कन्वेक्स सेट होगा वो क्या होगा, वो हम कह रहे हैं कि अगर S जो है वो इस R का पार्ट है, सो इट मीन उस टू डिमेंशन में से कोई एक रीजन जो है वो फिजिबल है। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको शो कर सकूं, फिलहाल जस्ट आप इसको देखिएगा, ये जो ग्रे एरिया है ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो है, जी ठीक जी है। सो अब ये हमने x1 और x2 बनाया है। ओवरऑल तो ये सारे का सारा जो x1 और x2 का पोर्शन है ये R है, टू डिमेंशनल रीजन है। लेकिन ये जो ग्रे एरिया है ये हमारा S है, दैट इज अ फिजिबल रीजन, जी जी ठीक है। ओके, सो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x1 और x2 उस फिजिबल रीजन के एलिमेंट्स हों, क्लियर, जी ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन को ड्रॉ करें, ओके, लाइन को हमने कैसे ड्रॉ करने कि एक पॉइंट को हमने एक वेट दे दिया, दूसरे को 1 माइनस, सो इट मीन जो अल्फा वेट हम दे रहे हैं दैट मस्ट बी लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ठीक अगर इट मीन अल्फा की वैल्यू 0 है तो इट मीन हम बात करें x2 पॉइंट की, और अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है तो इट मीन हम बात करें x1 पॉइंट की। और अगर हम अल्फा की वैल्यू को 0 और 1 के दरमियान रखते हैं तो वो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है, जो कि एक कनेक्टिंग लाइन होगी। सो अगर ये जो लाइन है वो उस फिजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर रही हो तो हम कहेंगे दैट इज अ कन्वेक्स सेट। ठीक अगर वो लाइन उस रीजन के अंदर लाई नहीं कर रही, so that mean the entire line, so that mean that region is not a feasible region. For example, ठीक is it a feasible, sorry, is it a convex set? नहीं Yes, it's a convex set. कैसे होती है Okay, कैसे है? आप किसी भी जगह पे, ठीक है, जी आप जी किसी भी जगह पे, आपको स्पॉट नजर आ रहा है ना ये, जी ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे एक पॉइंट रखूं और एक मैं इस जगह पे रखूं और मैं उस पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करूं तो मैं इस फिजिबल रीजन से बाहर जा रहा हूं? नहीं नहीं। सो किसी भी इस पूरी शेप के अंदर कहीं पे भी दो पॉइंट रखो और उन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाओ, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इस शेप से बाहर निकल जाऊंगा? नहीं बशर्ते कि आपका अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान हो। सो अगर मैं इस रीजन के अंदर ही रहूंगा तो इट मींस
कि मेरा ये जो रीजन है वो क्या है, कन्वेक्स सेट। फिजिबल रीजन जो है वो कन्वेक्स सेट है। ओके, जी 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 जी। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल जो है वो क्या कन्वेक्स सेट है? जी। यस। इज इट अ कन्वेक्स सेट? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ये टॉप लेफ्ट पे और टॉप राइट के ऊपर पॉइंट करो और उन पॉइंट्स को आपस में मिलाओ, तो वो क्या होगा, वो इस पॉइंट से आउटसाइड बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है जी। इसे कैसे जी। लिखता हूँ? ओके ओके ओके, सो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। इज इट अ कन्वेक्स सेट? नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ग्रीन वाला है वो हमारा फिजिबल रीजन है, सो इट मीन जी। जो वाइट वाला है वो नहीं है, तो इट मीन जब हम पॉइंट को मिलाएंगे तो वो कन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है जी। ओके, अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग की बेसिकली एग्जांपल दी गई है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो रीजन होता है वो हमेशा कन्वेक्स फिजिबल रीजन होता है। सही। क्लियर? और कन्वेक्स फिजिबल रीजन की क्या होती है कि अगर दो कन्वेक्स फिजिबल रीजन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, मीन क्रॉस कर रहे हो, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो भी फिजिबल होता है। ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है। उनका जी इंटरसेक्शन फीजिबल, ठीक है, बिल्कुल। सही है। ठीक है। ओके, अब मुझे आपने बताना है ए कन्वेक्स सेट है, ए नहीं है। बी, बी यस। सी, जी सी कॉन्वेक्स। ये डी यूनियन सी जो है। नहीं नहीं, डी, नहीं। ओनली डी। अच्छा डी। डी नहीं। बिल्कुल डी नहीं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो वो नहीं है। और बी यूनियन सी? आई गेस बी यूनियन सी नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब आपके पास जो एक ये रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम ये पॉइंट लगाएं और एक इधर लगाएं, तो वो वाइड आपके फिजिबल से क्रॉस निकल जाएगा बाहर। तो इसका मतलब है ये कन्वेक्स सेट नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी? यस जी ये है। यस। और बी प्लस सी? जी ये भी है। नहीं है। कैसे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला ही नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, बी प्लस है ना। ठीक है, ओ सो जी जी ये सारे का जी। सारा, तो बी प्लस सी का मतलब भी बी यूनियन सी हो गया ना। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्स सेट नहीं है। इज इट क्लियर? जी जी बिल्कुल, ये क्लियर हो ओके, नाउ वी आर कम टू कन्वेक्स फंक्शन। सो कन्वेक्स सेट में तो हम जस्ट पॉइंट्स की बात करें, तो कन्वेक्स फंक्शन में हमारे पास क्या है कि अब वो कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास सपोज हमारे पास टू डिमेंशनल इस वक्त हम फंक्शन को ले रहे हैं, मीन x1 और x2 परस्पेक्टिव से। ठीक है, गया। अगर हमारे पास x1 एक पॉइंट है और x2 एक पॉइंट है, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। क्लियर? जी जी। एक पॉइंट x1 और एक x2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कन्वेक्स सेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ x1 को और 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ x2 को, ठीक है, जी जो इसका इसके फंक्शन की वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त में x1 क्या है, सपोज दैट इज 3/4। ठीक है, सही। और x2 क्या है, दैट इज 1/4। ठीक है, so 3/4 which is basically the value of the lambda, so 3/4 into x1 plus जी 1/4 into x2, ठीक है, जी which जी। is the function of f of 3x1 plus x2/4। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमेशा कम होगी किसके, अगर मैं 3/4 और ऑफ ऑफ f1 प्लस 1/4 f of x2 को जो है वो लू। सही। ओके, इन अदर वर्ड्स कि आपके पास क्या है कि आप लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये पॉइंट कैलकुलेट करो और उस पॉइंट के ऊपर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करो। सही। ठीक है, ये हमेशा कम होगी किससे,
मीन लेस देन और इक्वल टू होगी किससे, x1 के अकॉर्डिंगली जो लैम्डा की वैल्यू है, आप f ऑफ x1 के ऊपर एक वैल्यू कैलकुलेट करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, प्लस f ऑफ x2 की वैल्यू कैलकुलेट करो और देन उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा ग्रेटर होगा। क्लियर? जी जी ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो इसमें फंक्शन बनेगा, जो आपके पास लाइन बन रही है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा उस लाइन के लोअर पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा उस लाइन के लोअर पार्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज अ कन्वेक्स फंक्शन। ओके, हम कन्वेक्स को कहेंगे कि इट्स अ स्ट्रिक्टली कन्वेक्स, कि अगर ये जो इनइक्वालिटी है, मीन लेस देन और इक्वल टू है, ये प्योर और प्योर सिर्फ लेस देन हो जाए, तो देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे एक और एग्जांपल ये कोड की गई है, इस एग्जांपल को जरा देख लें। क्लियर है? जी, एक्सप्लेन करोगे ये एग्जांपल क्या कह रही है? इसकी नहीं समझ आ रही। ओके, मसलन यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर ये डेफिनेशन ज़हन में रखना, ये जो ऊपर है, एक पॉइंट मेरे पास है y, दूसरा पॉइंट है z ऑन x एक्सिस पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जी। और जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमने अज्यूम कर ली कि लैम्डा आपके पास है 1/2। ठीक है, बिटवीन 0 और 1 लेना है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले f ऑफ y कैलकुलेट किया, मीन जो y की जो भी वैल्यू है उसको पुट करके मैंने अपना f ऑफ x निकाला, तो वो मेरे पास f ऑफ y आ गया ऑन y एक्सिस। जी जी। ठीक है, इसी तरीके से x एक्सिस z का पॉइंट है, उसके अगेंस्ट मैंने f ऑफ z कैलकुलेट कर लिया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, अब मुझे इनको कंबाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। सो मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई किया, सो लैम्डा y प्लस लैम्डा की वैल्यू को जो मैंने z से मल्टीप्लाई किया, विच इज 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू z। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू 1/2 थी, तो इट मीन क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2 इंटू जी। सो वो एक सेंटर पॉइंट आ गया जो रेड कलर का है। जी जी जी, ठीक। क्लियर जी? ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने इस फंक्शन को बेसिकली ड्रॉ किया। इस फंक्शन को कि हमने सबसे पहले जो लैम्डा लिया था वो y के परस्पेक्टिव से लिया था, लैम्डा y मीन 1/2 इंटू वाई और 1 माइनस 1/2 इंटू जी। उन पॉइंट्स को हमने इस लाइन के अकॉर्डिंगली मिला दिया। सही। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना? नहीं, कर्सर तो नहीं नजर, लेकिन लाइन में समझ गया। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास एफ ऑफ जी के अकॉर्डिंगली पॉइंट आ रहा है वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर हमारे पास लाई कर रहा है। ठीक, ठीक है जी। अब जब हम फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो फंक्शन बन रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, वो क्या बन रहा है, ये डाउन साइड वाला, ये जो कर्व सी बन रही है। ठीक है, तो अगर आपकी ये लाइन इस फंक्शन के ऊपर लाई कर रही है, ओके, the line joining any 2 points is above the curve, that means that function is a convex function. Convex, ठीक। Is it clear? जी जी बिल्कुल, अगर above हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल, so it mean आपके इस लाइन के नीचे सारे के सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं कर्व के, वो हमारे पास कन्वेक्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, लाइन के नीचे पॉइंट्स आ रहे, ठीक। So that means we will say this function is a convex between y and z. ठीक, okay, okay, अब concave क्या है, that is exactly the opposite. ठीक है, आपके पास चीज वही है लेफ्ट और राइट पे, बट जहां पे लेस देन और इक्वल टू था वहां पे ग्रेटर आ जाएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक फंक्शन की कर्व है, मैंने y पॉइंट के अकॉर्डिंगली f ऑफ y कैलकुलेट कर लिया, z के अकॉर्डिंगली f ऑफ z निकाल लिया। ठीक, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 करके
मैंने 1/2 इंटू वाई और 1 - 1/2 करके z की वैल्यू निकाली और उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक। अब मैंने y और z पॉइंट को जब मिलाया तो मेरे पास लाइन ये आ गई, ठीक है। ठीक जी। अब अगर ये लाइन जो है आपके इस फंक्शन के बिलो लाई कर रही है, मीन इस कर्व के बिलो लाई कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कनकेव फंक्शन। ठीक, ठीक है। बिल्कुल। सो इट मीन अगर वो ग्राफ जो है या कर्व उस लाइन के नीचे है तो कन्वेक्स है, ऊपर है तो कनकेव है। कनकेव। ठीक। इज इट फाइन? जी जी बिल्कुल समझ आओ। ओके, सो अगर हम ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की बजाय सिंपली ग्रेटर कहेंगे, मीन वो फंक्शन प्योर ग्रेटर होगा तो वो फिर स्ट्रिक्टली कनकेव कहलाएगा। ठीक। ओके, अब ये आपका टेस्ट है। अब ये आपने बताना है कि x1 जो है दैट इज बिटवीन 10 to 20 विद क्लोज इंटरवल, इज इट अ कन्वेक्स सेट? ये इधर से कैसे पता लगेगा तुम्हें? यही तो मजे की बात है। यस, इट्स अ कन्वेक्स सेट। ठीक है, अब ठीक है, वो यस तो आ रहा था मेरे ध्यान में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे पता इससे कैसे लगेगा। पता चलेगा? जब हम x को इंटरवल कह रहे हैं 10 to 20, इट मीन 10 से लेके 20 तक तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इस सेट का हिस्सा है। जी बिल्कुल। ठीक है, सो दैट जी जी इंडिकेट्स कि जब आप लाइन को ड्रॉ करते हो, मतलब मैं एक सपोज एक्स एक्सिस है तो मेरे पास एक पॉइंट है 10 जी और जी। दूसरा है 20। क्लियर? सो इसका जी जी मतलब है कि 10 एक पॉइंट है और एक 20 है, सो इसके दरमियान जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 और 20 के बिटवीन कोई भी दो नंबर ले लूं, ठीक है, जी और जी उसको मैं लैम्डा और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, मीन लैम्डा कोई 0 और 1 के दरमियान लूं और उस नंबर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड नंबर को 1 - लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मेरी लाइन जो है वो इस लाइन से बाहर जाएगी? मैं इसी लाइन के ऊपर ही रहूंगा ना। जी बिल्कुल। ठीक है ना, इस लाइन से बाहर तो नहीं ना जाऊंगा। जी ठीक है, सो दैट मीन दिस कन्वेक्स सेट इज अ दिस सेट इज अ कन्वेक्स सेट। ठीक। ठीक है, इसी तरीके से ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंगली भी दिस इज अ कन्वेक्स सेट, सेम एग्जांपल। बट इसमें इसमें क्या है कि 10 जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इसमें 10 और 20 शामिल नहीं है। इट मीन 10 पॉइंट समथिंग और 19.999999। ठीक। ठीक है, जी जी जबकि यहाँ पे 10 और 20 क्लोज इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल थे ऊपर वाले में। जी ठीक है, ये पेन नजर आ रहा है ना? जी। पेन, ये रेड लाइन जो आप रेड से लिख रहे हैं वो नजर आ रहा ओके ओके, जब हम लिखते हैं x3 इज इक्वल टू n, n का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स। है। नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। सो जी। ठीक है, इज इट अ कन्वेक्स सेट? नहीं नहीं नहीं। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वन कोई से भी दो पॉइंट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान 1.111 1.2 1.3, तो वो आप नहीं करे बल्कि आप जंप लगा रहे हो, सो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। ठीक है जी। जी आर मीन दिस इज अ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल सेट। जी। इज इट अ कन्वेक्स सेट? यस। नहीं मेरे तो नहीं नहीं नहीं, यस यस, रियल नंबर्स मीन तमाम के तमाम पॉइंट्स यार। जी जी। ठीक है, सो ये दिस इज अ कन्वेक्स सेट। क्लियर? जी ओके, इज इट अ कन्वेक्स सेट? जी। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा क्योंकि आपके फिर पास, सर्कल। जी। ठीक है, सर्कल बनेगा और लेस देन इट मीन ये सारे का सारा जो रीजन है ये आपका फिजिबल रीजन है, सो यस दिस इज अ। फिजिबल। ओके, जबकि अगर हम इसकी बात करें, इज इट अ कन्वेक्स सेट? नहीं क्योंकि इसका नहीं फिजिबल क्यों? रीजन नहीं, ये कन्वेक्स सेट नहीं है। क्लियर? जी ओके, अब कन्वेक्स फंक्शन के ऊपर अगर हम आ जाए, सो इज इट अ फर्स्ट फंक्शन इज अ कन्वेक्स सेट? सॉरी, कन्वेक्स जी फंक्शन। जी।
बिल्कुल। जी है। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर लाइन है। सो लीनियर फंक्शन की या लीनियर लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एट अ सेम टाइम कन्वेक्स भी होता है और सेम टाइम कनकेव भी होता है। ठीक है, बट सही दिस इज अ कन्वेक्स है। क्लियर? सही जी। इज इट अ कन्वेक्स फंक्शन? क्वाड्रेटिक है नहीं। तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। जी ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। यस, दिस इज अ कन्वेक्स फंक्शन। जी समझ ठीक है। लगी क्यों? जी क्योंकि लाइन उसको मीट करी, जिस तरह बिल्कुल, ये अभी क्योंकि पीछे हमने अगर आप स्लाइड में भी। बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है ना, इट मीन ये फंक्शन जो है वो कन्वेक्स है। ठीक। ओके, अब हम साइन ऑफ एक्स पे आते हैं। साइन ऑफ एक्स कन्वेक्स है। अब मैंने आगे रेंज भी दे दी है। जी ठीक है, सो ये क्या होता है? दैट इज लुक लाइक दिस वे। क्लियर? सो यहाँ पे जी ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स का है। सो यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे अगर पाई है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 पाई है। जी जी। ठीक है, सो मुझे बताओ कि साइन ऑफ एक्स कन्वेक्स है बिटवीन 0 to 2 पाई? बिटवीन 0 to 2 पाई नहीं। नहीं। ठीक है, क्या पाई टू 2 पाई है कन्वेक्स? जी जी बिटवीन पाई टू 2 पाई। बिल्कुल है। ओके, लॉग ऑफ एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स का जो फंक्शन होता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, दैट इज अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सो आपका लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहां से लेके जी जी जी। यहां। ओके, इज इट अ कन्वेक्स? नो। नहीं। समझ आई कैसे? जी जी। ठीक है, ओके, सो लास्ट वन, इज इट अ कन्वेक्स फंक्शन? जी यस, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो है वो आपके पास कन्वेक्स है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये 3D फॉर्म में बन जाएगा। सो ये कोई सर्कल सी फॉर्म में आप जी। कह रहे हो। सो यस, दिस इज द कन्वेक्स फंक्शन। हकीम भाई लॉग ऑफ एक्स किस तरह नहीं होगा? लॉग ऑफ एक्स का जो अगर फंक्शन आप ड्रॉ करो, जी ठीक है, जी। ये एक्स और एक्सिस ये कुछ इस तरह का फंक्शन बनता है। जी बिल्कुल। ठीक है, सो इज इट अ कन्वेक्स? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, कनकेव ठीक। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग कि अब हमने ये जो सारी की सारी बहस की है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो हम कब पहुंचेंगे कि हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट टू अचीव टू फाइंड आउट द ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्लियर? जी और जी। हमने कहा कि इस तमाम प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कन्वेक्स एनालिसिस में है। तो इट मीन आप किसी तरीके से ये आइडेंटिफाई करो कि क्या आपका फंक्शन कन्वेक्स है या नहीं है। जी क्लियर? सो अगर अगर कन्वेक्स है तो क्या मैं ग्लोबल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ? और अगर कनकेव है तो क्या मैं ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ? सो द आंसर ठीक। इज, अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, ठीक है, और आपका जी जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वेक्स है और फिजिबल रीजन भी कन्वेक्स है, ठीक। ठीक है, तो देन इट मींस यू कैन फाइंड आउट द ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सही। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन केस का है तो इट मींस कि आपका ऑब्जेक्टिव कनकेव होना चाहिए और आपका फिजिबल रीजन कन्वेक्स होना चाहिए। सो देन यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल ऑप्टिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? जी जी। ओके, सो हम बार बार कन्वेक्स की बात करें तो इट मीन अब हम प्योरली जो बात करेंगे वो करेंगे कन्वेक्स प्रोग्रामिंग। तो जब मैं कन्वेक्स प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इट मीन मैं बात करूं कन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की। जी जी। क्लियर? सो बात वही है जैसे हमने पीछे डिफाइन किया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट है, बट अगर मुझे मिनिमाइज है तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कन्वेक्स होना चाहिए और मेरी कंस्ट्रेंट जो है वो फिजिबल रीजन जो है वो भी कन्वेक्स होना चाहिए। क्लियर? ठीक।
ये जो अभी हमने बात की ये वाली, अच्छा जी, क्लियर, ठीक। राइट। सो उसी की बेसिस पे हमने कन्वेक्स प्रोग्राम की डेफिनेशन बना ली कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ कन्वेक्स प्रोग्राम if its feasible region is convex and its objective function is convex. ठीक है, if we want to minimize it, right? ठीक, If we बिल्कुल। want to maximize it, then your देन this one, the objective function is concave and this. But ये फिर convex programming की definition से बाहर हो जाएगा, इसलिए convex programming में हम हमेशा objective function minimization form में लेते हैं, ठीक। ठीक है ना। So convex के perspective में बात कर रहे हो। ओके, इज इट क्लियर के नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के और कन्वेक्स प्रोग्रामिंग के? जी जी बिल्कुल। ओके, अब हम जो है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, और मैंने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट कर रही है कि अगर हमारे पास सिंगल वेरिएट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को आप कैसे सॉल्व करोगे और मल्टी वेरिएट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करोगे। सिंगल वेरिएट मीन कि ऐसा फंक्शन जिसमें जस्ट आपका सिंगल वेरिएबल हो बट वो नॉन लीनियर हो, और मल्टीवेरिएट का क्या मतलब है कि मोर देन वन वेरिएबल्स अगर आ जाएं तो फिर क्या करोगे। ठीक है जी। सो जो फर्स्ट हमारे पास सोल्यूशन मेथड है या सोल्यूशन अप्रोच है वो ये है कि हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। सो अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना है। ट्वाइस डिफरेंशिएट मीन कि एक दफा डिफरेंशिएशन किया देन अगेन उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए ओवर द इंटरवल, जो भी टाइम आपका इंटरवल है उस फंक्शन का। ओके, अब हम कब कहेंगे कि फंक्शन आपका कन्वेक्स है ओवर दैट पॉइंट, कि जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव ले, मीन फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और देन फिर हमने उसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल सेकंड डेरिवेटिव लिया, और अगर वो सेकंड डेरिवेटिव शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव है तो दैट मीन दैट फंक्शन इज अ कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, ओके। और आपके पास क्या होगा कि सो बेसिकली हमने ग्लोबल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो ग्लोबल मिनिमम पॉइंट क्या होगा कि वंस इट्स अ कन्वेक्स फंक्शन तो देन आपके पास जो एक्स स्टार है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो आपने x1 डैश करके निकाला हुआ है ना वैल्यू, x1 डैश इज इक्वल टू 0 करके आपने वैल्यू निकाल ली, उसको जब आप पुट करोगे तो आपके पास वो जो है वो हमें ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बेसिकली शो कर रहा होगा। दैट इज अ ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, बट उस पॉइंट के अलावा अगर कोई पॉइंट पे वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज बेसिकली द लोकल मिनिमम। ठीक है, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, ओके। सो ये हमारे पास जब हम अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, सो फॉर लोकल मिनिमम ओनली नेसेसरी कंडीशन जो है वो बेशक अगर फुलफिल हो जाए दैट्स ओके, बट किसी कन्वेक्स फंक्शन के लिए आपके पास सफिशिएंट कंडीशन का फुलफिल होना भी जरूरी है। सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है कि हमारे पास उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? जी। अब हम जो है वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास जो है वो एक रिटेलर प्राइसिंग प्रॉब्लम है। मेरे पास जो रिटेलर प्राइसिंग क्या है कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी यूनिट कॉस्ट C है, ठीक है, और उसकी रिटेल प्राइस P है, जबकि जो डिमांड फंक्शन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दैट इज इक्वल टू A माइनस BP। ठीक है जी। अब जब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, डिमांड। ठीक है, सो डिमांड क्या आ गई, A माइनस B। सो P माइनस C मल्टीप्लाई बाय A माइनस BP। सो मेरे पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, PA माइनस BP स्क्वायर
माइनस ए सी प्लस बी सी पी, BCP, ठीक। ठीक है जी। सो दिस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, मैं बेसिकली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ। सो मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है कि मेरा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। नो नो नो, लेस देन जीरो, ये याद रखना। फॉर जब आपका फंक्शन कनकेव होगा तो आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। कनकेव कब होगा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, सही सही, ठीक है। ठीक। और जब आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है और आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो, इट मीन फंक्शन आपका जो है वो कन्वेक्स है, और इट मीन आप फिर मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लोबल, ठीक है जी। ओके, सो अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द रेंज 0 to infinity हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये आ गया, जी जी, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट टू पी, डिफरेंशिएट कर लोगे ना? जी जी, इंशाल्लाह डिफरेंशिएट कर। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये आ गया। इसी फंक्शन को जब हमने अगेन विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट किया, सो वी गॉट -2b। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो इट मीन दिस इज लेस देन जीरो, इट मीन नेगेटिव, तो इट मीन हमारा फंक्शन क्या, कनकेव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स। अब क्योंकि ये लेस देन है, इट मीन ये कनकेव है। इट मीन्स अब मैं जो है, क्योंकि ये अनकंस्ट्रेंट प्रोग्राम है, तो दैट मीन टू फाइंड आउट द ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा, तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए आंसर आया था उसको मैं इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फर्स्ट के, अच्छा ठीक है। और वहां से मैं पी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। सो मेरे पास पी स्टार की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2b, ठीक। सो दैट मीन इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो प्रॉफिट होगा दैट इज अ ग्रेटर देन जीरो, और यही मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, ठीक। ठीक है। और मैं अगर इस पॉइंट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूं तो वो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एनालिटिकल बेसिकली सोल्यूशन कि मेरे पास ऑप्टिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, a प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2b, जबकि मेरा प्रॉफिट क्या, दैट इज a माइनस बी सी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सही। अब अगर हम ये मुझे तो बाकी, जी जी, वो तो समझ आ गई मुझे, जी 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 जी, बाकी मैं ये इसने डबल डिफरेंशियल में गलती नहीं की, बीपी माइनस बीसी हो जाएगा, तो ये -2b कैसे इधर आ गया, डबल डिफरेंशियल जब इसने दिया। नहीं विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करो ना। एग्जैक्टली जब विद रिस्पेक्ट, अच्छा जी जी जी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, ये सेकंड 0, का डेरिवेटिव माइनस बी आ जाएगा, फिर थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस बी आ जाएगा, और लास्ट वाला 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ठीक बी है, माइनस बी माइनस 2b, 2b, सही हो गया, सही हो, ठीक है जी। ओके, इज इट क्लियर? जी जी, बिल्कुल। ओके, सो यहां से हमने कंक्लूड क्या किया कि अगर हमने क्या करना है, अगर हमने ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है तो आपका जो फंक्शन है अगर वो 2 टाइम डिफरेंशिएबल है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है कि अगर क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर वो लेस देन है तो इट मीन फंक्शन कनकेव है, इट मीन आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है इट मीन वो फंक्शन कन्वेक्स है, इट मीन आप मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फाइन, ठीक जी, बिल्कुल। ओके, सो इट मींस यहां से हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। अब क्या मुझे प्रॉफिट फंक्शन को देख के ये बता सकते हो या पी की वैल्यू को देख के ये बता सकते हो कि ए बी सी का इस प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक है कि ए का पॉजिटिव, आई मीन ए बढ़ने से प्राइस भी बढ़ेगी, जबकि बी का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि बी के प्राइस डिक्रीज होगी, जबकि सी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जी, ठीक है। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल। ओके, अब ये हमने क्या सॉल्व किया, सिंगल वेरिएबल विदाउट कंस्ट्रेंट, मीन बेसिकली हम अनकंस्ट्रेंट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया।
अब हम सेकंड एग्जांपल भी ले रहे हैं बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईओक्यू मॉडल पता है ना क्या होता है? जी जी इकोनॉमिक ऑर्डर जी। सो अब हम इसकी बेसिकली डेरिवेशन पढ़ रहे हैं कि ईओक्यू का वो जो फार्मूला आपने पढ़ा है कि वो हम कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको फॉर्मुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अनकंस्ट्रेंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के मुताबिक, सही। ठीक है। सो मैं उसी की एग्जांपल कर रहा हूँ कि जस्ट एक मोटिवेशनल सी उसकी डाटा दिया गया है। सो मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली एक एयरलाइन की एग्जांपल ली गई है और उसमें कहा गया है कि 500 टेल लाइट्स पर ईयर बेसिकली वो यूज करते हैं। उसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो है $500, ठीक है। जी वो जी कहते हैं थ्रू आउट द ईयर जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईओक्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के $5 है, होल्डिंग कॉस्ट के 2 सेंट पर टेल लाइट पर मंथ है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि वी वांट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल जी जी कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज जी कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर, होल्डिंग कॉस्ट ठीक। ठीक है। ऑर्डरिंग, परचेज एंड होल्डिंग। सो दैट मीन अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। सो हाउ मच वी शुड ऑर्डर एंड व्हेन टू ऑर्डर, सही। ठीक है। सो द आंसर वी विल गेट फ्रॉम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि हम कितना ऑर्डर करें कि आपका जो है, और व्हेन हम ऑर्डर करें कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक। तो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट जब जब हम ईओक्यू की बात करते हैं तो इसकी ये कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या है कि डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। जी जी आप जो है जितनी मर्जी आप क्वांटिटी ऑर्डर कर लें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स रहेगी, शॉर्टेजेस जी अलाउड नहीं है, ऑर्डरिंग लीड टाइम जीरो है। इसका क्या मतलब है पता है कुछ? ऑर्डरिंग लीड टाइम इज जीरो, जी जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब? प्लेसिंग एंड मतलब प्लेसिंग और रिसीविंग ऑर्डर के टाइम जीरो होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया फौरन आपको वो यानी कि मिल, फौरन आपको मिल तो जाएगी। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है वो भी आपकी कॉस्ट है। कौन ओके, सो ये ठीक। उसके पैरामीटर हैं कि हम एनुअल डिमांड किससे रिप्रेजेंट करें, ऑर्डरिंग, होल्डिंग और परचेज। तो मैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ आता हूँ। ओके, फॉर्मुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या आ गया? एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे आपका इन्वेंट्री लेवल आ गया, ठीक है। सही। सो ये ग्राफ देखे पहले, जी जी ये देखिए। ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो लाइन जो डार्क सी है जो ट्राइंगल बता रही है ये क्या इंडिकेट कर रही है? कौन सी लाइन है जी हकीम भाई? ये जो डाउन साइड की तरफ आ रही है, ये डिमांड आपकी डिप्लीट हो बिल्कुल। रही है। सो डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है। सो फॉर एवरी ईयर बेसिकली ये डिफरेंट नंबर ऑफ साइकिल्स को इंडिकेट किया गया है। सो अगर ये आपको जी पता है सो हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो वापस मैं कह रहा हूँ, आपके पास एवरेज होल्डिंग क्वांटिटी कितनी होगी? हम्म, ये Q/2, ठीक है। अगर हमने कहा कि हमारा इन्वेंट्री लेवल एट एनी टाइम जो है वो Q होगा, क्लियर, जी जी तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? इसका हाफ, 0 to Q है ना, जी जी सही सही सही। ठीक है ना। तो Q/2, 2/2। ठीक है। सो हमने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एच है और कितनी क्वांटिटी आपकी टाइम के अंदर पड़ी रहती है। सो एवरेज होल्डिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी? H मल्टीप्लाई बाय Q/2, ठीक है। ठीक जी ओके, परचेजिंग कॉस्ट क्या आ ठीक। जाएगी? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड, सही। ठीक है। जबकि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी? हाउ मच यू ऑर्डर एवरी टाइम, सही। Q/D, Q/D ठीक। ठीक है जी। सो दैट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? के, और आप हाउ मेनी क्वांटिटी यू आर ऑर्डरिंग एवरी टाइम, D/Q। सो KD/Q आ गया, ठीक है। सही। सो इट मीन अगर हम इन तीनों कॉस्ट को सम करें तो दैट इज अ टोटल कॉस्ट, ठीक। क्लियर? ओके, जी अब जी अगर हम इसको, दिस इज बेसिकली अ नॉन लीनियर फंक्शन,
जी ठीक है, अनकंस्ट्रेंड नॉन लीनियर फंक्शन है। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो जो हमारे पास जो परचेज प्राइस है दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी विच वी आर ऑर्डरिंग, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द डिमांड। क्लियर? ठीक। तो दैट मीन हम इस पार्ट को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं या इस पार्ट को हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। सो द एक्चुअल फंक्शन जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। सही जी जी। ठीक है, सो द दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर सेइंग कि हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है तो हम जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम ये परचेज प्राइस को नहीं लेते, हम सिर्फ ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मुझे ऑप्टिमम क्वांटिटी करनी है। तो ऑप्टिमम क्वांटिटी के लिए क्या करूंगा, मुझे इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? हेलो। हेलो, जी जी, मैं क्या जी करूंगा, जी। मैंने ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालनी है तो मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा? मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज का आप पूछ रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम क्योंकि टोटल कॉस्ट है ना, वी वांट टू मिनिमाइज इट। सो व्हाट वी विल जी डू, so what should we do, how we can find out the minimum quantity, the economic order quantity? So मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, अभी जो हमने पढ़ा। जी 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 ठीक। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट करूंगा। विद रिस्पेक्ट जी। जो मेरे पास आंसर आएगा अगेन उसको विद रिस्पेक्ट टू मैं क्यू डिफरेंशिएट करूंगा और चेक ठीक है। करूंगा कि क्या मेरा जो टी क्यू है वो पॉजिटिव जीरो है या नेगेटिव है। या आना चाहिए, नेगेटिव। जी जी बिल्कुल। क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल, सो पॉजिटिव होगा तो कन्वेक्स फंक्शन बनेगा। ठीक है, सो अब हम चेक करते हैं। मैंने जब इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस के डी बाई क्यू स्केयर प्लस एच बाई टू। जी जी। ठीक है, और जब मैंने सेकंड टाइम इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, टू के डी डिवाइडेड बाई क्यू थ्री। ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव फंक्शन। जी तो ग्रेटर देन जीरो इट मीन मेरे पास जो फंक्शन है वो कन्वेक्स। कन्वेक्स फंक्शन है। जी बिल्कुल। इसी वजह से जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है, जो ग्रीन कलर है विच इज टोटल कॉस्ट, दिस इज अ कन्वेक्स फंक्शन। क्लियर? एग्जैक्टली। ठीक है जी, सो दैट मीन्स कि अगर ये कन्वेक्स है तो मैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन इट्स अ कन्वेक्स फंक्शन। इफ व्हाट आई शुड डू, जस्ट इक्वल टू जीरो पुट करूं जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, और वहां से मैं क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट किया, सो वहां से मेरे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इस ऑप्टिमम क्वांटिटी को जो है वो वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करूं तो मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि टोटल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही होगी, एनुअल। एनुअल ठीक है बिल्कुल। क्लियर हो गया? जी। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें नहीं है कि मैं इसको एक दफा मैं सॉल्व करूंगा, यकीनन इसमें आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बाकी क्योंकि आपने ईओ क्यू पढ़ा हुआ है तो ये जस्ट जी उसकी जी छोटी सी एग्जांपल थी। ठीक जी है, वो ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ये तो आपने पढ़ा होगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक। ओके, सो आज जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली हमने डिस्कस की है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, और उसको हमने अनकंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा, और हमने उसका देखा कि प्रॉब्लम क्या आता है जब हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं, कि दैट इज कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कभी भी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट या कोई एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इट कुड बी लाई इन अ बाउंड्री पॉइंट, extreme point, or the you can say in the interior points. So हमने क्योंकि ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है, सो उसकी हम श्योरिटी कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स और कनकेव। सो हम चेक करेंगे whether the function is convex, so we would able to find out the global minimum solution. If the function is concave, we would be able to find out the global maximum point. क्लियर? ठीक और हमने बिल्कुल। सॉल्व जो किया वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन विद अनकंस्ट्रेंट, मीन देयर इज नो कंस्ट्रेंट, उसको आज हमने डिस्कस की है। क्लियर? ठीक। तो कहते तो हम आगे चलते हैं, मल्टीवेरिएट स्टार्ट कर देते हैं, वरना इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट में हम देख लेंगे। तो
उस पे हकीम भाई कितना टाइम लगेगा वैसे, जो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन है हमारा? वो नेक्स्ट सेशन में तकरीबन हमें लग जाएंगे कोई 1.5 2 घंटे लग जाएंगे। 1.5 2 घंटे, ठीक है। तो आप देख हकीम भाई, आज भी मैं वैसे फ्री हूँ 12 to 1, यानी 12 to 2 कंसिडर कर ले मेरी प्रॉक्टरिंग है, तो वो आपका प्रिपेयर आपने किया हुआ है वो लेक्चर आई? बिल्कुल वो प्रिपेयर तो है 12। लेकिन आप, जी जी, हाँ लेकिन इट कुड बी बेट 12 का क्या मतलब है? 12 का मतलब है कि यानी 2 बजे मैं यहाँ के दोबारा फ्री हो जाऊंगा एग्जाम प्रॉक्टरिंग से। ओके 2 बजे, 2 बजे का मतलब ये है कि 7 बजे। ठीक है चले आज ही फिर कर लेते हैं हम। मैं कह रहा था, आप चूंकि मैंने कल भी आपसे वो नहीं नहीं कोई कमिटमेंट वो इशू कर नहीं, दी थी, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो तो कोई इशू नहीं। तो 2 बजे से, क्योंकि 12 से 1 बजे तक है मेरी प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि वो आते आते 2 बज ही जाएंगे दोबारा बैठते बैठते। चले फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपका, 7 बजे हम उसको देखते हैं। चले, मैं फिर इंशाल्लाह 2 बजे दोबारा ऑनलाइन होता हूँ ताकि फिर वो हो जाए आप। चले चले दैट्स गुड। ठीक है कि भाई, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच कि भाई। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके जैसा। अच्छा।